नमस्कार। है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। और सच बताऊं तो पहली नजर में जब मैंने Q3 के आंकड़े देखे तो वो थोड़े नरम दिखते हैं। नरम तो शायद छोटा शब्द है। हाँ, रेवेन्यू गिरा, मुनाफा लगभग आधा हो गया। मतलब बाहर से देखने पर तो लगता है कि कुछ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। क्या ये किसी बड़ी परेशानी का संकेत है या फिर इन खराब दिखने वाले नंबरों के पीछे कोई सोची समझी चाल छिपी हुई है। आज हम इसी की जरा गहराई से पड़ताल करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक रणनीतिक ठहराव है या भविष्य के लिए एक चेतावनी। तो सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर आते हैं। Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू था 5,510 मिलियन। जी, जो पिछले साल इसी तिमाही में लगभग 6,488 मिलियन था। हाँ, और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो है EBITDA मार्जिन। सही बात है। ये 23.8% से गिरकर सीधे 10.7% पर आ गया। मतलब मुनाफा लगभग आधा। ये बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। कोई भी निवेशक ये देखकर पहले तो घबरा ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है। हाँ, कि ये एक सोचा समझा निर्णय था। जी, उन्होंने कहा कि कंपनी ने जानबूझकर काम की रफ्तार को धीमा किया, खासकर महाराष्ट्र में। सही। ठीक है, पर मैनेजमेंट तो इसे सोचा समझा ही कहेगा। क्या ये भी मुमकिन है कि महाराष्ट्र में पेमेंट की समस्या उनके काबू से बाहर हो रही थी और उनके पास काम रोकने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और सच कहूं तो हकीकत शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। अच्छा। देखिए, कंपनी का पैसा बाजार में बहुत ज्यादा फंस रहा था, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं हाई रिसीवेबल लेवल। मतलब माल तो बिक रहा था लेकिन पैसा टाइम पर वापस नहीं आ रहा था। एकदम सही। अब मैनेजमेंट के पास दो रास्ते थे, या तो और माल बेचते जाओ और अपना फंसा हुआ पैसा और बढ़ाते जाओ, या फिर एक ब्रेक लो और पहले कलेक्शन पे ध्यान दो। बिल्कुल। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए उन्होंने लगभग 2000 मिलियन के ऑर्डरों पर काम रोक दिया। तो एक तरह से शॉर्ट टर्म रेवेन्यू पर वर्किंग कैपिटल को प्राथमिकता दी। ये एक साहसिक कदम लगता है। बहुत साहसिक, क्योंकि मैंने अपने करियर में कई अच्छी कंपनियों को सिर्फ इसलिए डूबते देखा है क्योंकि उनका कैश फ्लो अटक गया था। प्रोडक्ट अच्छा है, डिमांड भी है, पर अगर कैश नहीं घूम रहा तो बिजनेस ठप। हाँ, तो शक्ति पंप्स का ये कदम भले सुनने में अजीब लगे, बहुत ही समझदारी भरा था। तो क्या सिर्फ काम धीमा करने से ही मार्जिन इतना ज्यादा गिर गया? नहीं, वो सबसे बड़ी वजह थी, लेकिन अकेली नहीं। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। अच्छा, और क्या वजह थी? इसके अलावा भी 3-4 बड़े कारण थे। पहला, महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है मांगेल त्याला। हाँ, जिसमें किसानों को मांग पर सोलर पंप मिलते हैं। जी, तो उन ऑर्डरों पर लगभग 4% कम वसूली हुई। इसका सीधा असर मुनाफे पे पड़ा, तो में करीब 2% की बढ़ोतरी हुई। तीसरा, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ी। इसमें नए लेबर कोड को लागू करने की वजह से 44 मिलियन का एक वन टाइम खर्चा भी शामिल था। अच्छा, ये तो वन टाइम हुआ। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस तिमाही में जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ, उसमें से कुछ Q2 में तब खरीदा गया था जब कीमतें और भी ज्यादा थीं। तो इन सब ने मिलकर मार्जिन पर चौतरफा हमला कर दिया। एकदम। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। बढ़ती लागत, पेमेंट में देरी और एक जानबूझकर लगाया गया ब्रेक। ये सब सुनकर तो लगता है कि कंपनी वाकई मुश्किल में। लेकिन फिर मैंने उनकी ऑर्डर बुक देखी और पूरी पिक्चर ही 180 डिग्री घूम गई। हाँ, और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प होनी शुरू होती है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट शायद अंधेरे में तीर नहीं चला रहा था। उनके पास आज की तारीख में 21,000 मिलियन यानी 210 करोड़ रुपए की एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। जीएसटी मिलाकर बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। ये आंकड़ा तो चीख चीख कर कह रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड में कोई कमी नहीं है। बाजार को उनका माल चाहिए। ये सबसे सबसे जरूरी पॉइंट है। इससे ये साफ हो जाता है कि Q3 की समस्या डिमांड की नहीं थी, बल्कि कैश फ्लो मैनेजमेंट की थी। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि वो जो ब्रेक लिया था उसका असर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र में पेमेंट की हालत अब सुधरनी शुरू हो गई है। अच्छा, कैसे? वहां एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब AIIB और राज्य सरकार दोनों ने फंड जारी किए हैं, जिसके बाद कंपनी ने वहां काम फिर से शुरू कर दिया है। तो वो रणनीतिक ठहराव काम कर गया। लेकिन क्या वो सिर्फ महाराष्ट्र पर ही निर्भर है? एक ही बाजार पर इतनी निर्भरता भी तो ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। और यही उनकी ग्रोथ स्टोरी का अगला चैप्टर है। वो अब नए मैदानों में उतर रहे हैं। कर्नाटक वाला ऑर्डर है ना? हाँ। उन्होंने कर्नाटक से 6,540 मिलियन का अपना पहला बड़ा ऑर्डर हासिल किया है।
ये सिर्फ उनकी ऑर्डर बुक को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उनके बिजनेस को भौगोलिक रूप से भी फैला रहा है। साउथ इंडिया में एक मजबूत एंट्री। सही कहा। पर एक सवाल है, क्या कर्नाटक में भी महाराष्ट्र जैसी पेमेंट की दिक्कतें नहीं आ सकती? आ सकते हैं। और देखिए, यही एक मैच्योर मैनेजमेंट की निशानी होती है। हाँ। वो महाराष्ट्र के अनुभव से सीख चुके हैं। मतलब प्रेजेंटेशन में साफ लिखा है कि वे कर्नाटक में बहुत सतर्क रुख अपना रहे हैं। वो पेमेंट की शर्तों और टाइमलाइन पर कड़ी नजर रखेंगे और उसी के हिसाब से काम की रफ्तार तय करेंगे। अच्छा, तो मतलब अब वो आंख बंद करके काम नहीं करेंगे? नहीं, अब वो हर राज्य के लिए एक ही जैसी रणनीति नहीं अपनाएंगे। अच्छा। बल्कि वहां के पेमेंट कल्चर के हिसाब से खुद को ढालेंगे। घरेलू बाजार की कहानी तो दमदार लग रही है। राइट। लेकिन एक और मोर्चा है जहां कंपनी चुपचाप बहुत अच्छा काम कर रही है। एक्सपोर्ट्स। हाँ, एक्सपोर्ट्स। Q3 में एक्सपोर्ट से 1052 मिलियन रुपए का रेवेन्यू आया। और अगर हम पूरे 9 महीनों का आंकड़ा देखें तो ये 3070 मिलियन है। ये अब कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस नहीं रहा। ये तो कंपनी के लिए एक मजबूत दूसरा स्तंभ बन रहा है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है। अगर कल को भारत के किसी एक राज्य में पॉलिसी बदलती है या पेमेंट में देरी होती है तो एक्सपोर्ट का बिजनेस उन्हें एक कुशन देता है। सही। और भविष्य में एक्सपोर्ट को लेकर उनकी उम्मीदें भी काफी बड़ी हैं। उन्हें लगता है कि ये और बढ़ेगा। हाँ, उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के जो नए व्यापार समझौते हो रहे हैं उनसे आने वाली तिमाहियों में एक्सपोर्ट्स को और भी बूस्ट मिलेगा। और उनके मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैती, युगांडा और मिडल ईस्ट में उनके जो प्रोजेक्ट सफल रहे हैं वो नए ऑर्डर जीतने के लिए एक शोकेस की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं है बल्कि मौजूदा सफलताओं पर आधारित एक ठोस अनुमान है। चलिए एक और दिलचस्प चीज पर बात करते हैं जो मुझे प्रेजेंटेशन में मिली। उनका कैश सेल्स बिजनेस। इसमें 9 महीनों में 68% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। हाँ, जिससे 666 मिलियन रुपए का रेवेन्यू मिला। और ये रणनीति बहुत ही शानदार है। सोचिए, एक तरफ बड़े सरकारी टेंडर, हाँ, जहां पेमेंट साइकिल लंबा होता है, और दूसरी तरफ आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं जहां पैसा तुरंत हाथ में आता है। ये कंपनी के कैश फ्लो के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। बिल्कुल, ये सीधे डीलर्स या ग्राहकों को बेचा जाता है जहां पेमेंट की समस्या ना के बराबर होती है। और इसके लिए उन्होंने 100 से ज्यादा एक्सक्लूसिव आउटलेट भी खोले हैं। जी, ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ एक बिजनेस मॉडल पर निर्भर नहीं रहना चाहती। वो एक हाइब्रिड मॉडल बना रहे हैं। एक तरफ बड़े लंबे चलने वाले सरकारी प्रोजेक्ट्स और दूसरी तरफ तेज कैश वाला रिटेल बिजनेस। ये बैलेंस उन्हें बहुत मजबूत बनाता है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक सोचा समझा ब्रेक, सुधरता हुआ कैश फ्लो, जबरदस्त ऑर्डर बुक, नए बाजारों में एंट्री और बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट और कैश सेल्स। इन सब के दम पर मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही हिम्मत वाला दावा किया है। हाँ, और वो दावा ये है कि चौथी तिमाही यानी Q4 कंपनी के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाली तिमाही होगी। बिल्कुल। Q3 के इतने खराब प्रदर्शन के बाद इतना बड़ा दावा, ये तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है। क्या ये सिर्फ बाजार को खुश करने के लिए बोला गया बयान हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसका एक और ठोस सबूत है जो इस दावे को वजन देता है। वो क्या है? वो है प्रमोटर्स का खुद अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। अच्छा। जब कंपनी के मालिक, जिन्हें अंदर की हर खबर होती है, अपना खुद का पैसा लगाकर और शेयर खरीद रहे हों, तो ये निवेशकों के लिए सबसे बड़ा भरोसे का सिग्नल होता है। सही बात है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें अपनी कंपनी और उसके भविष्य पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकलता है? शक्ति पंप्स की कहानी सिर्फ Q3 के खराब आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट की वाहवाही लूटने के बजाय लॉन्ग टर्म में अपनी नींव मजबूत करने पर यकीन रखती है। ये सिर्फ एक तिमाही की कहानी नहीं है, ये एक कंपनी के डीएनए और मैनेजमेंट की फिलॉसफी की कहानी है। मतलब? बाजार में दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाली, जो किसी भी कीमत पर सिर्फ सेल्स बढ़ाना चाहती हैं, और दूसरी सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ वाली। और शक्ति पंप्स दूसरी श्रेणी में है। Q3 में उन्होंने साफ कर दिया है कि वो दूसरी श्रेणी में है। ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि प्रमोटर शॉर्ट टर्म मार्केट प्रेशर के आगे नहीं झुकते। और उन्होंने पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए भी बड़े लक्ष्य रखे हैं। हाँ, 20-25% की रेवेन्यू ग्रोथ और 24% का ईबिटा मार्जिन। और यहीं पर असली सवाल छिपा है ना? बिल्कुल। Q3 की चुनौतियों और सिर्फ 10.7% के मार्जिन के बाद पूरे साल के लिए 24% का मार्जिन हासिल करना बहुत मुश्किल लगता है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उनकी रिकॉर्ड तोड़ चौथी तिमाही की भविष्यवाणी सिर्फ Q3 में खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए होगी, या वो वाकई इतना शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे कि अपने सालाना लक्ष्यों को भी हासिल कर लें? इस रणनीतिक ठहराव की असली कीमत और असली फायदा दोनों का पता हमें Q4 के नतीजों में ही चलेगा।